आदिति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, किस तरीके का एक्साइटमेंट बजट को पेश होने से पहले आम लोगों के मन में आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हर बार हर बजट से पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जाहिर है कि देश के लेखा जोखा को बरकरार रखना होता है, बैलेंस करना होता है सरकार को। इस बार सरकार का फोकस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और विजन ऑफ 2047 के साथ कैसे आगे बढ़ेगा बजट में? बिल्कुल, देखिए हमारी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इस तरह की इकनॉमी पर हम हमेशा इस तरह की बात करते हैं, अक्सर जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दें, जैसे लगातार चल रहा है, हम अभी मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और 10:25 पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उस बैठक में निर्मला सीतारमण भी मौजूद, जाहिर तौर पे पूरी कैबिनेट मौजूद होगी और उसमें बजट को अप्रूवल दिया जाएगा। एक जो आखिरी जो मोहर लगती है बजट की, वो उस कैबिनेट में होगी। 11 बजे उनका भाषण शुरू होगा। लगातार हमने देखा कि कैसे 8:45 पे अपने आवास से रवाना हुई थी, फिर मंत्रालय आधे घंटे रुकी, उसके बाद वो द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई, वहाँ पर उन्होंने बजट कॉपी प्रेसिडेंट को सौंपी और उसके बाद वो 10:30 बजे कैबिनेट में शामिल होने वाली है। अब आपने कहा कि कैसा एक्साइटमेंट है। देखिए, जाहिर तौर पे बजट से पहले एक तो आप मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट, तो जाहिर तौर पे वहाँ पर ज़बरदस्त हलचल होती है कि कहाँ पर किस तरह का क्या इजाफा देखने को मिलेगा, क्या कमी देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से देखें तो ईवी का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन इकनॉमी को समझें, क्योंकि आपने कल इकनॉमिक जो सर्वे आया वो भी काफ़ी कुछ दर्शा देता है कि आज बजट में क्या कुछ होने वाला है। महिला सेक्टर की बात करें, उसमें ये बताया है कि कैसे जो सेल्फ रिलायंट महिलाओं के ग्रुप ने किस तरीके से इकोनॉमी में मदद की है, और ऐसे युवाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री ने खुद तमाम बातें की, मिडिल क्लास को लेकर की। तो अब 3 बड़ी बातें आती है। अगर मिडिल क्लास की बात करते हैं तो टैक्स स्लैब की बात आती है। फिर अगर हम बात करते हैं क्योंकि भारत में कंज्यूमर से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इस बार के बजट में भी यही देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट जो हुआ है वो उस लिहाज से हुआ है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेसवे बनाने का, सड़कें बनाने का, हाईवेज बनाने का सोचते हैं, मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। तो सब्र का फल मीठा होगा, इस बात के संकेत बार बार दिए जा रहे हैं। प्रतिक्रिया बीच में आती रहेंगी। आदित्य अपनी बात को पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे अब मिडिल क्लास के टैक्स की बात करते हैं, लगातार इस बात की उम्मीद है, चर्चाएं हैं कि मिडिल क्लास को लेकर, अगर हैंड इन हैंड हम दिल्ली की राजनीति का भी जिक्र करें तो मिडिल क्लास को लेकर जहां पर एक तरफ चर्चाएं लगातार हैं, टैक्स को लेकर हमेशा ये चर्चा होती है कि क्या इस बार टैक्स में कोई इजाफा होगा, टैक्स स्लैब में कोई राहत दी जाएगी। और अभी ये भी चर्चा है कि क्या 10 लाख तक की सैलरी तक राहत होगी। लेकिन संभवतः तमाम तरीके के एक्सपर्ट से बात की जाए या सोर्सेज से समझा जाए तो, क्योंकि अभी सरकार के पास 4 साल और है, और हमने जो इकोनॉमिक सर्वे में भी समझा, अभी भी भारत की जो मैक्सिमम जहां से वो कमा सकता है वो टैक्स ही है, उसमें भी 30% इनकम टैक्स होता है। अगर हम 2024-25 को समझेंगे तो आप पूरे टैक्स, हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से सोनिया जी की तरफ से कल कमेंट्स आए, उस पर क्या कहेंगे? हालांकि ये प्रियंका गांधी जी ने उसको डिफेंड किया, साथ में मोदी जी ने भी कहा कि देखिए, सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है। और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति। तो देखिए, किरण रिजिजू को इस वक्त आप सुन रहे थे। जाहिर है कि बजट को लेकर इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि इंतजार का फल मीठा होता है। प्रधानमंत्री ने भी शुभ संकेत दिए हैं। संसद भवन फिलहाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंच चुकी हैं। बजट पर कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें अनुमति मिलेगी। बजट को लेकर जरा कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त, पहले आपको वो दिखाएंगे। तस्वीरें 2019 से लेकर 2025 तक, जब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया है। और ऐसे में बजट पेश करने के दौरान हमेशा एक तरफ जहां पर बजट से उम्मीदों की चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लुक की भी बड़ी चर्चा होती है। अदिति, बजट की तो हम बात कर ही रहे हैं,
लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो साड़ी पहनी है, आज जो लुक उन्होंने रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया इस साड़ी को, आज उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सम्मान दिया है मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी, जिनके कौशल को सम्मान देने के लिए उनकी तरफ से दी गई ये साड़ी उन्होंने पहनी है। और निश्चित तौर पर हर बार हम इस लुक की चर्चा भी जरूर करते हैं, तो इस बार भी करनी चाहिए। बिल्कुल, कई बार ये साड़ी साउथ से होती है, कई बार साड़ी पे लक्ष्मी जी बनी होती हैं, और इस बार खास तौर पे अब क्योंकि जाहिर तौर पे अब हम राजनीतिक लिहाज से भी चर्चा कर लें, वो उनका पहनावा है वो एक बड़ा मैसेज देता है। निर्मला सीतारमण जब पढ़ के, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं हर बार, पिछले 8 बार जब से वो बजट पढ़ रही हैं, हमने उनके पहनावे को, उनकी साड़ी का जिक्र ज़रूर किया है। दूसरी बड़ी बात है कि आज जो मधुबनी साड़ी पहनी है वो एक बैकवर्ड क्लास महिला जिन्होंने उनको की है, पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो एक मैसेज है, राजनीतिक मैसेज भी इसमें छुपा हुआ है। और किस तरीके से ये सरकार जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उनका सम्मान करती है, उनको हाथ पकड़ के आगे ले जाने का काम कर रही है। साथ ही साथ जब हम ये बात करते हैं कि कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, साथ ही साथ हम कहते हैं कि 2000 हमको तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, तो इन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना, उसमें गरीब तबके को साथ लेकर चलना, उसके लिए उत्थान, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो, तो ये साड़ी, और ये साड़ी जैसे दी गई है, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऑफ वाइट साड़ी है, रेड ब्लाउज है, और साथ में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो दुलारी देवी जो बहुत डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से आती हैं और उनके द्वारा गिफ्ट किए पद्मश्री अवार्डी हैं, वो उनकी तरफ से देना है गरीबों को बहुत सम्मान, जो एकदम पिछड़ा तबका है उनको एक सम्मान देना, और जाहिर तौर पे ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम दिल्ली का चुनाव देख लें, बिहार के चुनाव से इसको जोड़ के देख लें, तो ये दोनों के लिहाज से बहुत सटीक बैठता है, और कांग्रेस जो केंद्र सरकार है वो इसको बेहतर तरीके से समझती है। और आपने एक ही शब्द में कह दिया कि हमेशा इसके बड़े संकेत और मायने होते हैं, और वो संकेत और मायने बीजेपी बनाने और देने में बहुत माहिर भी रहती है हमेशा ही। बहरहाल सभी लोग इस वक्त ग्राउंड से हैं, लेकिन अदिति जल्दी से एक बार एक सवाल आपसे और लेते हुए फिर उसके बाद सबके पास मैं पहुंचती हूं, क्योंकि अदिति द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इस बार मिडिल क्लास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत निकले, उन्होंने कहा कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो अब ये कितना मीठा होगा, क्योंकि जब हम बड़े फैसलों की बात करते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना है खुद को, तो ऐसे में हमें 8% की जीडीपी को मेंटेन करना होगा। अगर हमको वो करना है तो कई बार कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे। तो ये मीठा और कड़वा का जो कॉम्बिनेशन या बैलेंस है, सरकार उसको किस हद तक बैलेंस कर पाएगी? आपने कुछ समय पहले मुझसे सवाल पूछा था कि कितना एक्साइटमेंट है, तो मुझे सही मायने में आपको बताना होगा, कल मैं मार्केट थी, लोगों के बीच थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। वजह यह है, सरकार की भी चुनौतियों को समझ लेते हैं, लोगों के बीच में बजट में बहुत कुछ कई बार नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो खर्च है, खर्चा, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर ड्रिवन बजट नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन पर हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं, कंज्यूमर वाली साइकिल ही नहीं चल रही है। यही वजह है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करता है। आपने 8% के आसपास की जीडीपी की बात करी, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें, या फिर IMF जो है, या यूँ बात करें वर्ल्ड बैंक है, उनके संकेत है कि 6.3 से 6.7 तक हमारी जीडीपी रहने वाली है। तो सवाल ये है कि एक तरफ हमें 5 ट्रिलियन तक पहुँचना था 27 तक, एक तरफ हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दूसरी तरफ टैक्स जो कि कितना % है, मिडिल क्लास टैक्स पे करता है। आप मानेंगे, अगर मैं इसको समझने की हमारे दर्शकों को कोशिश करें कि 2024-25 में सबसे ज़्यादा आय जो है, हमारे जो कमाई है, या तो बोरोइंग से आई है कि हमने बोरो किया है पैसा भारत देश ने, या फिर टैक्स से आई है। और अब हम इस टैक्स में रियायतों की सोच कर रहे हैं, तो संभवतः मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि टैक्स में बहुत बड़ा, हाँ ये ज़रूर है कि न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकालें जिससे आप ओल्ड टैक्स रिजीम से शिफ्ट हो जाए। लेकिन 30% तो आपको इनकम टैक्स से आता है, फिर 28% आपको वो GST से आता है, जो आप चीज़ें खरीदती हैं जाकर, जो बाहर का सामान खरीदती हैं, फिर जाकर आता है कॉर्पोरेट टैक्स 27% पैसा आता है सरकार के लिए, वो रेवेन्यू का सोर्स है, सरकार उसी से अपना खर्चा करती
करती है सरकार, उसी से फिर बाकी जगह पैसे डाल के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और बात यह है कि वो भी परसेंटेज बहुत कम है, कंपैरेटिवली वो परसेंटेज बहुत कम है। जल्दी से एक बार मैं नीलेश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि प्रयागराज में आप मौजूद हैं और सवाल मेरा आपसे पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि हम बात प्रयागराज, आस्था, टूरिज्म, इन सब की कर रहे हैं और इस बात के संकेत बार बार सरकार की तरफ से दिए गए हैं और जो एक्शन प्लान उनकी तरफ से आया कि पूरे ओवरऑल देश में आस्था से जोड़ते हुए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो इस बार के बजट में किस तरीके के प्रावधानों की उम्मीद टूरिज्म सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हो रही है, लोगों को क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में सनातन का महापर्व महाकुंभ जो है चल रहा है और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों में अगर हम प्रयागराज की बात करें तो देश और दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और पिछले अगर हम 20 दिनों का आंकड़ा उठाकर देख रहे हैं तो 32 करोड़ लोगों ने प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। अगर 32 करोड़ लोग एक साथ यहाँ पहुंच रहे हैं तो अपने आप में ये दिखाता है कि धर्म के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी प्रयागराज जो है सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब पर्यटक यहाँ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ लोगों की कमाई का जरिया भी बढ़ा है और आप सामने देख सकते हैं कि ये पर्यटन सूचना केंद्र है जो कि यहाँ पर स्थापित किया गया और इस तरीके के अलग अलग जगहों पर आपको बूथ दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि धर्म के साथ साथ पर्यटन को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज संगम नगरी है और ऐसे में यहाँ पर देश और दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। हम इनमें से कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। सर, आज जो है बजट भी आ रहा है और आप संगम नगरी में हैं, कैसे देखते हैं कि यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और सनातन परंपरा को भी आगे ले जाने का काम किया जा रहा है? हाँ जी, किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतने लोग यहाँ आ रहे हैं तो क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की कमाई का जरिया बढ़ा है? हाँ जी। आप कहाँ से आए? हरियाणा से। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आप हरियाणा से आए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को आपने 2-4 रुपए कमाई का जरिया दिया होगा, तो कैसे देखते हैं सरकार के इस आयोजन? सरकार का बहुत अच्छा आयोजन है। ठीक है, और आप इससे इनसे यहाँ बात के करते लोगों को रहिएगा। नीलेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। और देखिए, प्रयागराज में तो आज डिप्लोमेट्स का 116 सदस्यीय दल भी पहुंचना है, उसको लेकर भी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। जल्दी से थानेश्वर आपके पास आते हुए एक बार फिर से अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे बात करना मुमकिन हो तो कीजिएगा, वरना फिर से मेरा वही सवाल जिसे मैं दोहराऊंगी कि किसान चाहते क्या है सरकार से, क्योंकि बीच में किसानों की नाराजगी सरकार से लगातार देखने को भी मिली है। देखिए, किसान कुछ समय पहले मेरे साथ किसान थे, क्योंकि आजकल खेतों के अंदर काम बहुत ज्यादा है तो किसान अब खेतों में जा चुके हैं। जब मेरी बात हुई किसानों से तो उनका एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार और किसानों के बीच में डायरेक्ट होना चाहिए, बिचौलिए खत्म हो जाने चाहिए। किसानों का कहना है कि जिस तरीके से सोलर का जो ये ट्यूबवेल लगता है उसके लिए सरकार कुछ कंपनियों को डिसाइड कर देती है और कंपनियां बाद में किसानों का शोषण करती है, चाहे वो स्पेयर पार्ट के नाम पर हो, मेंटेनेंस के नाम पर। ये जो चीजें हैं इससे किसानों को जो फायदा होना है उसकी वजह नुकसान हो रहा है। दूसरा, किसानों का कहना है कि किसानों का जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट सरकार खरीदे और जो बिचौलिए बीच में खरीदते हैं उससे उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये किसानों की बात। अगर मैं आम आदमी की बात करूं तो आम आदमी से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जिस तरीके प्रयागराज के अंदर सनातन का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, इसी तरीके जो महाभारत का आपको रोकूंगी। बड़ी खबर इस वक्त बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल रहेंगी, जहां पर बजट को कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, अनुमति मिलेगी और फिर उसके बाद ठीक 11 बजे संसद भवन में बजट पढ़ती हुई आपको सुनाई देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन। इससे ठीक पहले पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ ही पहले उन्होंने मुलाकात राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की थी, जहां पर उन्होंने पहले परमिशन ली बजट को लेकर। उनको द्रौपदी मुर्मू ने दही खिलाई और शुभ शुरुआत की है शुभ दिन के लिए, जहां पर आज पेश होने वाला है भारत का बजट। अक्षय, आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कितनी देर में उम्मीद की जाए कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां से भी एक ऑफिशियल अप्रूवल मिलना है बजट को लेकर?
देखिए, माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में बजट को अप्रूवल दिया जाएगा। सभी केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री सबसे पहले पहुंच गई थी। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद उनके हाथ में बजट की कॉपी और संसद भवन में बजट की कॉपी बहुत पहले पहुंच गई थी। साफ तौर पर है कि 10 मिनट में अब बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि वहाँ बजट अप्रूवल होगा और उसके बाद 11 बजे संसद भवन में बजट को पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बजट में तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को शामिल किया जा सकता है और खास करके महिलाओं को फोकस में रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहा जा रहा है कि बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोगों को राहत टैक्स में दी जा सकती है। खास करके जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें कहा जा रहा है कि लोगों को राहत मिलती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। बजट में उसकी झलक देखने को मिल सकती है और कोशिश ये है कि जो भारत का 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री ने रखा है उसका परिलक्षण इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो ग्रोथ है वो देश का वो 8% के आसपास जाए और 8 से कम रहेगा तो वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण में बात कही गई थी कि जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रही है, अगर 8% से ऊपर जाता है तुरंत तो फिर ये माना जा सकता है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र मेंटेन करना होगा उस 8% को। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले उस कड़वी गोली की बात की थी और उसके बैलेंस को कैसे सरकार इस खुशखबरी के साथ, या सब्र का फल मीठा है, मां लक्ष्मी की कृपा हर कोई चाहता है कि सब पर बनी रहे और इसीलिए इंतजार रहता है पेश होने वाले बजट का। क्या राहत मिलेगी, क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या प्रावधान शामिल किए जाएंगे। अलग अलग सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बजट का काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स से लेके, घर से लेके, नौकरियों से लेके, महिलाएं, शिक्षा, हेल्थ केयर, किसान, रेलवे, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं, या सड़क, बिजली, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्टॉक मार्केट, ऑटोमोबाइल, ये तमाम सेक्टर्स जिनकी नजरें आज बनी हुई हैं। थोड़ी देर में बजट पर कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त संसद भवन और ठीक 11 बजे, अब से ठीक 40 मिनट बाद देश के सामने होगा देश का आम बजट।